अब हम कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर 3 के MCQs। ठीक है, MCQ नंबर 1 है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सही लगाया हुआ है। ठीक है, 1 का आंसर हो गया सी। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी इज कॉल्ड मास कहलाता है। किसी भी बॉडी में उसकी मैटर की जो क्वांटिटी वो उसका मास कहलाती है, वॉल्यूम वेट वगैरह नहीं कहलाता, मास कहलाती है मास। क्योंकि मास जो है वो चेंज नहीं होता जबकि वो वेट चेंज हो जाता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन बॉडी इज कॉल्ड क्वांटिटी मोशन मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम क्या होता है? किसी बॉडी की मोशन की क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं वो मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही लगाए मोमेंटम। चेक करो क्या दिया, किसका टेस्ट दिया है? 5.1 का कल दिया था, 5.2 का आज दिया है। हाँ तो मैं क्या दे दिया बोलो, किसका दे दिया? और ठीक है तुम छुट्टी करो, हिस्ट्री अगर आगे दो। ठीक है, हाँ हिस्ट्री कल करोगे, मंडे वाली दिन छुट्टी करो। बुला लो बुला लो। ठीक है जी, अब फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डिफाइन दैट द टोटल मोमेंटम सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ मोमेंटम बताता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये आंसर आएगा। अच्छा, weight of a body can be measured using a spring balance. It differs from place to place because of the variation of gravitational pull. Acceleration नहीं होता, velocity नहीं होगा, size of the spring बल्कि gravitational pull। तो gravity की वजह से आप जितने हाइट पे जाओगे gravity चेंज हो जाएगी, तो gravitational pull की वजह से उसका वेट चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो gravitational pull होगा। नंबर 6, it is easier to push an empty shopping cart than a full one because a filled cart has more mass than the empty one. This can be expressed by, इसे एक्सप्रेस करेंगे, is it easier to push an empty shopping cart को पुश करना ज़्यादा आसान होता है बस भरे हुए, क्योंकि भरे हुए का मास ज़्यादा होता है। ठीक है, और एम्प्टी का मास कम होता है। ठीक है, तो फोर्स लग रही है, पुश कर रहे हैं और फोर्स लग रही है और मास की बात हो रही है। तो फोर्स और मास में क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यानी मास ज़्यादा था तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी। क्या लगाया आपने? सी इनवर्स। ये तो उल्टा, सी तो डी आएगा ना, सी कहाँ से आ जाएगा? फोर्स और मास में रिलेशन क्या बना भाई? मास ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मास कम होगा तो फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। तो रिलेशन कौन सा बना? डायरेक्ट रिलेशन बना। डायरेक्शन में सिंपल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डी लगेगा, डी इसका आंसर होगा। और जो आपने सी लगाया वो इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स में क्या होता है? एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ कम हो रही है, ये बताया था इनवर्स रिलेशन में। यहाँ पर सी में बोल रहा है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। इसका मतलब क्या हुआ? मास अगर कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, नहीं ना। मास अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मास अगर कम होगा फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। तो हम इसका आंसर होगा डी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। समझ आई? इसका आंसर होगा डी। 7, centrifugal force is also always directed. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होती है? सेंटर से बाहर की तरफ। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका आंसर होगा बी। और टुवर्ड द सेंटर अगर होता तो कौन सा होता? सेंट्रीपिटल फोर्स होता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आंसर बी होगा, और सेंट्रीपिटल का आंसर होता तो ए होता, टुवर्ड द सेंटर होता है। 7 का आंसर होगा बी। फ्रिक्शन ओपोजेस मोशन बिटवीन टू बॉडी। फ्रिक्शन ओपोजेस मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होती है, आपस में टच हो रही होती है, तो उनमें फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ओपोज करती है मोशन को। बिकॉज ऑफ क्यों? चार्ज ऑन द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, रफनेस ऑफ द सरफेस, या ना रफनेस ऑफ द सरफेस। रफनेस होगी तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। चार्ज का, वेट का कोई ताल्लुक नहीं होता, रफनेस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा 8 का आंसर होगा सी। अब 9 का आंसर,
9 में बोल रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, यस। ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस। ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, यस। ऑल आर ट्रू, यस। क्योंकि हमने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है, बताया था ना मैंने, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बताया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग भी आ गई, रोलिंग भी आ गया, ठीक है। देखो ये चीज़ ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या, बॉडी रुकी हुई है, आप उसको हल्के से फोर्स लगा रहे हैं, नहीं मूव कर रही, और फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स बढ़ा रहे हैं, फिर भी मूव नहीं करी। अब जैसे ही आपने इतनी फोर्स लगाई कि वो मूव करना शुरू हो जाए, वो जो फोर्स लगी वो कहलाएगी उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब तक वो मूव नहीं कर रहा था वो कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है या स्टैटिक फ्रिक्शन जो है तमाम काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, वो पीछे लिखा हुआ है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या, वो मूविंग, कोई भी बॉडी मूव कर रही हो, तो कोई बॉडी रोल कर रही होगी तब भी मूव कर रही है, कोई बॉडी स्लाइड कर रही होगी तब भी मूव कर रही है। और काइनेटिक का मतलब भी मूव कर रही है। तो आपका ये तीनों सही है कि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो तीनों फोर्सेस से ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। तो 9 का आंसर होगा डी, ठीक है। अब 10, अ मैन पुल्स a mass of 25 kilogram across leveled ground with a horizontal force of इतना न्यूटन, a constant force of friction of इतना न्यूटन, what is the acceleration of the, अब ये निकालना पड़ेगा, निकाल के देखते हैं क्या न्यूमेरिकल दिया, न्यूमेरिकल टाइप का हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ। इसको कर लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है हमको, न्यूमेरिकल हमको दिया हुआ है a man pulls अ क्रेट ऑफ मास 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम आपका मास दिया हुआ है, 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम का क्रेट है, एक आदमी इसको खींच रहा है अक्रॉस लेवल्ड ग्राउंड। लेवल्ड ग्राउंड का मतलब नहीं, बिल्कुल यूँ लेवल्ड ग्राउंड है। विथ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ इतना, फोर्स कितनी लगा रहा है वो बंदा, 16 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही है 20 न्यूटन एक्स। वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की फोर्स, उसको मैं एफ एस जारी करता हूँ, कितना आ रही है 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ एस इसके बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है ना, म्यू और आर के बराबर होता है। म्यू की वैल्यू, म्यू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो हर बॉडी की अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर तो बॉडी तो पता ही नहीं है कि हमें इसको वैल्यू भी नहीं पता, हम डायरेक्ट हम देखते हैं एफ इक्वल टू, जब इतना खींच रहा है फ्रिक्शन की फोर्स इतनी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन होता है, फिर अब खींचते एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, हाँ रुक जाओ बता दो, एफ इक्वल टू एम ए के बराबर होता है, ठीक है। हमें निकालना है वो बंदा जो खींच रहा है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन एम, यही हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन एम। तो वो बंदा कितनी फोर्स लगा रहा है, 60 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और मास कितना दिया हुआ है, 25 किलोग्राम का मास दिया हुआ है। तो ये एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देने की क्या जरूरत थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमें दिया हुआ है ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। इसका मतलब वो वाली फोर्स ज़्यादा है जो वो खींच रहा है, वो वाली फोर्स कम है। तो हम कहेंगे नेट फोर्स हमारी एफ बराबर हो जाएगी, एफ मनपुर तक क्रॉस लेवल का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स यूँ ही खींच जाती है, एफ माइनस एफ एस। तो 60 माइनस 20 तो यह आ जाएगा 40 न्यूटन फोर्स लग रही है, यह आएगा 40 डिवाइड बाई 25, ठीक है। एक्सेलरेशन 40 डिवाइड बाई 25 करो जरा, 40 डिवाइड बाई 25 करो, कितना आंसर आ रहा है 1.6, और 60 डिवाइड बाई 25 करो 2.4, इसका आंसर आएगा 1.6, 2.4 नहीं आएगा। ये किसने लगाया 2.4, गलत लगाया, ये कैसे नहीं 1.6 का आंसर है, कैसे आएगा सुनो, क्या दिया भाई, एथिकल 2 एम एस
एसटेन 2.4 12 डिवाइड पर, हाँ तो ये गलत किया ना, ये गलत है ना, ये स्कूल ने कराया है। हाँ तो स्कूल में मिस को बोलो कि ये जो फ्रिक्शन की फोर्स तो दी हुई है, किस लिए दी हुई है, ये हमको इसका क्या फ़ायदा हुआ, तो इस्तेमाल तो हो ही नहीं रही। अगर उसके इस्तेमाल में जब इसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो देने की ज़रूरत क्या थी, ये देता ही नहीं तो हमारा मसला हल हो जाता। तो फ्रिक्शन फोर्स देने का कोई मकसद तो है ना, तो मकसद क्या है ये बता रहा हूँ मैं। देखो आपका हुआ कैसे, इसका आंसर है 1.6, ठीक है, ये नहीं है। बोल रहा है ये एक बॉडी है, किसको खींच रहा है, क्रेट, ये क्रेट है, ठीक है, आपका क्रेट रखा हुआ, ठीक है, ये ज़मीन रखी हुई है, ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर क्रेट है, इस क्रेट का मास है, इस क्रेट का मास है 25 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, लेवल ग्राउंड विद हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब ये लेवल ग्राउंड है यानी ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। अब इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है, बंदा यूँ खींच रहा है। जो 60 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है ना, ये इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, इस तरह हॉरिजॉन्टल खींच रहा है, वो एंगल नहीं बना रहा कि वो ऊपर से खींच रहा हो, वो इस तरह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल खींच रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स खींच रहा है, 60 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अच्छा, जब ये फोर्स लगा रहा है तो जो क्रेट है और ये ज़मीन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा मोशन के अपोजिट होती है। अगर ये बॉडी इधर मूव कर रही होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रही होगी, इफेक्ट इधर लग रही होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रुकना चाहती है ना, फ्रिक्शन की फोर्स क्या करती है, इस बॉडी को मैं हल्के से फोर्स लगाऊंगा इस तरफ तो ये मूव नहीं करेगा। तो क्यों, इसका मतलब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ हो तो बॉडी तो आसानी से मूव करेगी ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। समझ में बात आती है ना। अगर मैं इसको इधर धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बॉडी इधर मूव नहीं कर रही, इसका मतलब इस पर एक फोर्स इस तरफ कोई लग रही होगी तभी तो नहीं मूव कर रही। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी इधर ही लग रही हो, मैं धक्का भी इधर ही दे रहा हूँ तो बहुत तेज़ी से मूव करना चाहिए ना इसको। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है ना उसके अपोजिट लगती है। न्यूटन के थर्ड लॉ में बोलते एक्शन का रिएक्शन की बात हो रही थी, हर एक्शन का एक रिएक्शन था। आप किसी पर एक बॉल ज़मीन पर एक्शन करेगी, बॉल ने ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाई, बॉल की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, बॉल की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बॉल के फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ज़मीन रिएक्शन के तौर पर अपवर्ड फोर्स लगाएगी। तो एक्शन की फोर्स डाउनवर्ड, रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड, वो हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। यहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स की बात हो रही है। ये बॉडी, ये क्रेट रखा हुआ है, इस क्रेट का, ये कोल्ड ड्रिंक का क्रेट है, ये आप खींच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप एक फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स बताओ 60 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे हैं। उसे बोला है देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स जानबूझकर बोला है। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब अगर सिर्फ फोर्स बोलता ना तो हम इस फोर्स को हम इसको ले नहीं सकते थे। फोर्स जो भी ले सकती कि मैं यहाँ पर रस्सी बांधूँ यूँ खींच दूँ, तो फोर्स की डायरेक्शन तो यूँ हो जाएगी ना। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स बोला था, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरह खींच रही है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स चेक करो, हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लग रही है तो फ्रिक्शन की फोर्स इधर लग रही होगी। अब अगर फर्स्ट करो मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, फ्रिक्शन की फोर्स उधर लग रही है, मैं हल्के से धागे से खींचूँ अगर, क्योंकि मूव करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन की फोर्स उधर लग रही है ना, तभी तो मूव नहीं कर रहा। अब अगर फ्रिक्शन की फोर्स इधर ही लग रही होती, मैं भी इधर ही खींच रहा होता तो हल्के से खींचने पर भी इधर ही आ जाता है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब फ्रिक्शन की फोर्स उधर लग रही तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है। और जब तक कि मेरी लगाई हुई फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए, जब मेरी लगाई हुई फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इधर खींच लूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरी लगाई हुई फोर्स कितनी है 60 न्यूटन, फ्रिक्शन की फोर्स इधर लग रही है 20 न्यूटन। जब दो फोर्स आपस में आ जाए तो हम नेट फोर्स निकालते हैं। जब दो फोर्स आपस में आ जाए तो नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स कैसे निकलती है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं हमेशा। जब ये बॉडी मूव कर रहा है, उसे बोला बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है तभी तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। बॉडी अगर मूव कर रहा है तो कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी, ये वाली या ये वाली? ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी ना। ये वाली फोर्स कौन सी, 60 न्यूटन की। तो जब दो फोर्स का तस्करा हो ना तो हमेशा नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स बराबर होती है बड़ी फोर्स में से, जो भी ये लार्ज बड़ी फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस करते हैं तो नेट फोर्स निकल कर आती है। तो बड़ी फोर्स कौन थी, ये वाली थी, तभी तो बॉडी इधर मूव कर रही है। ये कौन सी, 60 न्यूटन की, 60 माइनस, और फ्रिक्शन की फोर्स कितनी लग रही थी 20। फ्रिक्शन की फोर्स न्यूटन की, 60 माइनस 20 कितना हो गया 40। अब ये आपका नेट फोर्स निकला है एफ, जो आप एफ इक्वल टू एम में एफ ये आपका 40 आया है।
नेट फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी वजह से कोई बॉडी में मूवमेंट हो रही होती है। इस बॉडी में एक से ज़्यादा जब फोर्स लगना शुरू हो जाए ना तो वहाँ पर नेट फोर्स निकाली जाती है। अब सिर्फ एक ही फोर्स लग रही हो तो वहाँ नेट फोर्स नहीं निकलते। यहाँ पर दो फोर्स लग रही है ना, एक तो बंदा इधर से खींच रहा है 60 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, और उसने बता दिया इस ये जो क्रेट है और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन की फोर्स इधर लग रही है। तो आप दो फोर्सेस की जब दशहरा होगा तब नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स हमेशा माइनस करते हैं। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही हो ना वो हमेशा बड़ी फोर्स होगी, और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो रही हो वो छोटी फोर्स होगी। तो जब इधर खींच रहे हो तो ये बॉडी इधर मूव कर रही है तो मतलब ये फोर्स बड़ी है, वो 60 माइनस ये रिएक्शन की फोर्स छोटी है 20, तो उसकी -20 40 आ गया। ये आपकी निकली फोर्स। तो ये दोनों इस्तेमाल हो गया। देखो ये दोनों डेटा भी इस्तेमाल हो गया हमारा। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। अब निकलोगे F = ma। अब फोर्स आपकी ना 60 न्यूटन ना न्यूटन बल्कि 40 न्यूटन की फोर्स है, क्योंकि नेट फोर्स लगी है। F की जगह 40 रख दिया, इक्वल टू मास आपको दिया 25 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो 40 डिवाइडेड बाय 25 कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1.6। एक्सेलरेशन आप क्या 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर होगा 1.6, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको जाके स्कूल में जाके टीचर को बताना है कि टीचर इसका आंसर तो इस तरह आ रहा है, डेटा में तो ये भी दिया हुआ है, तो देने का क्या मकसद है? ठीक है।